तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्टडी सर्किल पे। और हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 परीक्षा के लिए पिछले वर्ष पूछे जा चुके प्रश्नों पर आधारित जीके जीएस करंट अफेयर और बिहार जीके जीएस के कुछ प्रश्नों का सेट। तो जैसा कि सिलेबस की अगर हम बात करें तो जीके जीएस करंट अफेयर और बिहार के जीके जीएस से कुल 40 सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। और ये भाग 3 है हमारा। इससे पहले भाग 1 और 2 हमने अपलोड कर दिया है, आप लिंक पे क्लिक करके उनको देख सकते हैं। और देखें, पहला सवाल है हमारा कि भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन है। 4 विकल्प हैं, बांद्रा टर्मिनस, बोरीबंदर, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस या ठाणे रेलवे स्टेशन। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो है भारत में प्रथम रेल टर्मिनस है। तो पहले इसे बोरी स्टेशन या विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी जाना था और इसका निर्माण जो है 1878 से प्रारंभ हुआ और 1888 में ये बनकर तैयार हुआ। और ये जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस है, इसके जो आर्किटेक्चर हैं वो फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस थे और इनके साथ साथ एक्सेल हैग थे। और अगर हम बात करें कि इसके इंजीनियर कौन थे तो उनका नाम था विल्सन बेल। और आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 2 है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। महावीर, गुरु नानक, गौतम बुद्ध या कबीर। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। और प्रश्न नंबर 3 है कि दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है। रूसो, कार्ल मार्क्स, गुटेनबर्ग या टॉल्स्टॉय। तो सही विकल्प यहाँ पे क्या बी हो जाएगा कि कार्ल मार्क्स जो है ये दास कैपिटल के लेखक हैं। और प्रश्न नंबर 4 है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों का क्षय का प्रमुख कारण रहा क्या था। कम कीमत वाली मशीनों का विकास, बी भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति और सी दोनों। तो इसका सही विकल्प सी हो जाएगा कि दोनों ए और बी ये ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा था। और प्रश्न नंबर 5 है कि हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है। महानदी, दामोदर नदी, गंगा नदी या कोसी नदी। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि ये महानदी पर स्थित है हीराकुंड नदी परियोजना। और हीराकुंड नदी परियोजना की अगर हम बात करें तो ये उड़ीसा में महानदी पर स्थित बना हुआ बांध है, जो कि 1957 में इसका निर्माण किया गया था और यह देश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। इसके अलावा ये जो बांध है इसकी नींव 15 मार्च 1946 को उड़ीसा के तत्कालिक गवर्नर, जिनका नाम सर हावथॉर्न लुईस था, उनके द्वारा रखी गई थी। और सन 1957 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस बांध का आधिकारिक उद्घाटन किया गया और इस परियोजना ने, यानी कि हीराकुंड नदी परियोजना ने सन 1966 से अपनी पूरी क्षमता पर काम करना शुरू कर दिया। इसके अलावा ये मिट्टी की सबसे बड़ी बांध है और एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी यही है। यानी कि इस बांध से जो झील बनता है वो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी है ना। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। 4 विकल्प हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा या त्रिपुरा। तो इसके लिए आप ये भारत का मैप देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ पर सही विकल्प सी होगा कि ओडिशा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। भारत के 7 राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए मैप भी थोड़ी देख लीजिएगा आप। तो इसके लिए बेहतरीन ट्रिक है कि मित्र पर गमछा झाड़, ये 7 राज्यों के नाम है जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो जो मित्र का पहला मी है, म से मिजोरम हो जाएगा और त्र से त्रिपुरा, पर से पश्चिम बंगाल, गमछा गुजरात के लिए, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झाड़ से झारखंड। तो इन 7 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, जिनमें उड़ीसा राज्य शामिल नहीं है। तो यहाँ पर सही विकल्प सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 7 है कि वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है। प्रयोगात्मक, राजनैतिक, थीमेटिक या भौतिक। तो यहाँ पे सही विकल्प सी हो जाएगा, थीमेटिक। और प्रश्न नंबर 8 है कि 3 ओर से समुद्र से घिरे भूभाग को क्या कहा जाता है।
तट, द्वीप, प्रायद्वीप या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए भारत जो है बेहतरीन उदाहरण है। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि प्रायद्वीप कहलाता है। हमारा भारत भी जो है तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है ना। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 9 है कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? वेस्टर्न घाट, अरावली, हिमालय या सतपुड़ा? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है ये भारत की सबसे प्राचीन है, जिसका निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ था और ये अवशिष्ट पर्वत का बेहतरीन उदाहरण है। और यह राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में विभाजित करती है। तो वर्तमान में जो दिल्ली जो है वो भी अरावली पर्वत में ही आती है। जो रायसीना हिल जिस पे दिल्ली शहर स्थित है वो इसी पे है, मतलब अवशिष्ट पर्वत में ही आता है। खैर आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10। तो प्रश्न नंबर 10 है हमारा कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? शिवालिक, हिमाद्री, हिमालय या त्रिकूट? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि शिवालिक जो है हिमालय का सबसे दक्षिणी भाग या सबसे युवा पर्वत है शिवालिक। सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो सही विकल्प बी हो जाएगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है राजस्थान है, जो कि 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे मध्य प्रदेश आता है, जो कि 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। हालांकि मध्य प्रदेश सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था सन 2000 तक, लेकिन मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के अलग हो जाने के बाद ये दूसरे नंबर पर आ गया। खैर यहाँ पे सही विकल्प ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, राजस्थान। और प्रश्न नंबर 12वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, ग्रीनलैंड या न्यू गिनी? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये अरब सागर में स्थित है। और प्रश्न नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा, महानदी, कावेरी या गोदावरी? तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिरती है, गुजरात जाके, मतलब मध्य प्रदेश से निकलती है नर्मदा नदी और जाके अरब सागर में गिरती है, जबकि महानदी, कावेरी और गोदावरी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब अर्थव्यवस्था के तो क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। पहला है, मतलब 14वां नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डंपिंग का क्या अर्थ है? 4 विकल्प है। पहला है कि माल को केवल सस्ती कीमतों पर पुनः आयात करने के लिए निर्यात करना, या बी है कि अधिक गुणवत्ता के सामानों का निर्यात करना, या सी है कि उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना, या डी है कि कर भुगतान किए बिना निर्यात करना। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि उत्पादन की वास्तविक लागत से कम या उसके घरेलू बाजार के मूल्य के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना, यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में डंपिंग कहलाता है। तो सही विकल्प सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 15 है कि भारत में रबड़ का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य कौन है? यानी कि ऐसा राज्य जहां रबड़ का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, कौन सा है? 4 विकल्प हैं, जम्मू एवं कश्मीर, बिहार, केरल या राजस्थान। तो सही विकल्प सी हो जाएगा कि केरल राज्य जो है भारत में रबड़ का उत्पादन करने में अग्रणी स्थान रखता है। और प्रश्न नंबर 16 है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन सा है? राजमार्ग, जलमार्ग, रेलवे या एयरवेज? तो सही विकल्प सी हो जाएगा, रेलवे। और प्रश्न नंबर 17 है कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, असम, दिल्ली या तमिलनाडु? तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा, असम राज्य जो है सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला राज्य बना भारत में। और प्रश्न नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? किसान क्रेडिट कार्ड योजना, एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, कर्मचारी रेफरल योजना? तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि कर्मचारी रेफरल योजना जो है ये किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं बल्कि अन्य लोगों के लिए है। और प्रश्न नंबर 19 है कि किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ? जुलाई 2000, मार्च 2002, मार्च 2004 या 21 जनवरी 2004? तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा कि 21 जनवरी 2004 को किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया। और प्रश्न नंबर 20वां है कि उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया? 4 विकल्प हैं, उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए,
उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए, ग्राहकों की शिकायतों का सरल, द्रुत, कम खर्च में निपटारा के लिए, और डी की सभी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे सही विकल्प डी हो जाएगा कि उपभोक्ता कानून 1986 इन सभी कारणों की वजह से अपनाया गया। तो सही विकल्प यहाँ पे डी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 21 है कि भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? केंद्रीय सतर्कता आयोग, उच्चतम न्यायालय, नौकरशाही या केंद्रीय जांच ब्यूरो। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग जो है ये भारत में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने का कार्य करता है, जो कि इसका गठन जो है सन 1964 में के संथानम की अध्यक्षता वाली भ्रष्टाचार निरोधक समिति की सिफारिशों पर किया गया था और बाद में संसद के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 पारित करके इसे सांवैधिक दर्जा प्रदान किया गया। और ये जो आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, किसी भी मंत्रालय या विभाग के अधीन नहीं है, बल्कि ये एक स्वतंत्र निकाय है जो केवल भारत के संसद के प्रति उत्तरदायी है ना। अब आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22। तो प्रश्न नंबर 22 है कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था? नेहरू, जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी या इंदिरा गांधी। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती, ये महात्मा गांधी ने कहा था। असल में उनका धर्म से मतलब नैतिक आदर्शों से संबंधित था। तो सही विकल्प यहाँ पे सी हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 23 है कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है नागरिकों के प्रति जवाबदेही, महत्वपूर्ण निर्णय लेना, शक्तिशाली शासन या इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम जो है वो है नागरिकों के प्रति जवाबदेही। क्योंकि अगर कोई भी सरकार, लोकतंत्र सरकार, अगर नागरिकों के हित के लिए अच्छा कार्य नहीं करती तो लोग उसे अगली बार बदल देते हैं। तो सही विकल्प यहाँ पे ए हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 24 है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या 5 है। तो उनमें शामिल है यूएसए, रसिया, यूके, फ्रांस और चीन। तो सही विकल्प इनमें से डी हो जाएगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्य हैं वो सही विकल्प इसमें डी है। और प्रश्न नंबर 25 और अंतिम है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? 2005 ईस्वी, 4 अगस्त 2009, 2004 ईस्वी या 1990 ईस्वी। तो सही विकल्प यहाँ पे बी हो जाएगा कि 4 अगस्त 2009 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम पारित हुआ। तो साथियों, ये था बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए जीके, जीएस एंड करंट अफेयर तथा बिहार के जीके और जीएस से संबंधित प्रश्नों का सेट, और ये पार्ट 3 था। आई होप कि ये वीडियो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाया होगा। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को पसंद आने पर शेयर भी करें। तो व्यस्त रहें, मस्त रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।